जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं घटना चक्र की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों घटना चक्र की इकोनॉमिक्स की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैंने दोस्तों आर्थिक विकास में 2 चैप्टर, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और दूसरा है दोस्तों सतत आर्थिक विकास, इससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारत जो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। और यह यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया सवाल है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह तब है कि आर्थिक समीक्षा जो कि 19-20 का यहाँ पर दिया गया दोस्तों, खंड 1 पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही क्या है दोस्तों, तो मान्य है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो 2024 तक जो है दोस्तों यह लक्ष्य प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2024। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। कारण है इसका एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है डी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कथन सही है दोस्तों जबकि इसका कारण गलत है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि कथन एक गलत है किंतु कारण आर सत्य है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलत पढ़ दिया था। कथन जो है दोस्तों वह कथन जो है गलत है, जबकि कारण जो है इसका दोस्तों वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है। तो क्यों करती है दोस्तों, तो उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है, इसके लिए पुनर्रचना करती है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। तीसरा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर जो है दोस्तों तीव्र हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो सभी हैं दोस्तों वे सभी के सभी राइट आंसर हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से यानी टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है दोस्तों, तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था
कहते हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो कैसी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो निजी एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ही क्या कहलाती है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो याद रखना है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को, और यही इसका प्रमुख लक्षण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, सेमी क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है सवाल। नेक्स्ट है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को कैसे परिभाषित किया जाएगा दोस्तों, तो भारत को परिभाषित किया जाएगा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाएगा दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो भारत के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का कारण क्या है दोस्तों, कौन सा है इसमें से जो दिया गया है 1 2 3 उसमें से कौन यह समझाता है दोस्तों कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से जो सभी जो है यह दर्शाता है क्या कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित है, जिसमें पहला है दोस्तों आय का असमान वितरण, दूसरा है उच्च निर्भरता दर, दूसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, तथा चौथा है दोस्तों बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। ये सभी के सभी यह दर्शाते हैं दोस्तों कि भारतीय अल्प जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उपयुक्त सभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, ये सब के सब लक्षण है दोस्तों। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड देश है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों, तो कृषि की प्रधानता है, यह बात बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों क्या, उद्योगों की प्रधानता, तो यह बात गलत है, उद्योगों की प्रधानता नहीं है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, यह भी बात सही है। और वृहद बेरोजगारी भी यहाँ पर विद्यमान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। तो याद रखना है दोस्तों उद्योग की जो प्रधानता होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो
अर्थव्यवस्था है दोस्तों वह कैसी है, तो विकासशील है। अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों, तो विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। तो याद रखना है दोस्तों, सामाजिक जो व्यवहार है वह देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है कि सामाजिक व्यवहार जो है वह देश की वृद्धि में कैसा तत्व है, तो अनार्थिक तत्व है। अब यहाँ पर बांटा गया दोस्तों आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। एक तरफ है दोस्तों आर्थिक तत्व और दूसरे तरफ है दोस्तों अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, पूंजी निर्माण और तकनीक तथा नवाचार। उसके बाद आता है दोस्तों पूंजीवाद, उत्पाद अनुपात और लास्ट में आता है दोस्तों क्या, तो संगठन। अनार्थिक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और क्या आता है दोस्तों, तो वैज्ञानिक घटक। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। तो क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह इसकी एक विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है दोस्तों पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो पूंजी निर्माण की भी दर निम्न होती है दोस्तों, यह भी बात बिल्कुल सही है। निम्न आश्रिता अनुपात जो होता है दोस्तों वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है, तो तीसरा गलत हो गया। और तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, यह भी जो है दोस्तों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सामान्यतः विशेषता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केवल 1, 2 ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम और एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं: निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता दोस्तों। ये सब के सब अल्प विकसित, ये सब के सब जो पॉइंट्स है दोस्तों वे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो याद रखना है दोस्तों कृषि मुख्य व्यवसाय यह दर्शाती है दोस्तों। प्रचंड बेरोजगारी भी है भारत में, यह भी बात बिल्कुल सही है। और याद रखना है दोस्तों मानव पूंजी की जो निम्न गुणवत्ता है यह भी जो है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील श्रेणी को दर्शाती है। जबकि प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना जो है दोस्तों वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील को नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 एक ही ऑप्शन में दोस्तों और वो ऑप्शन है डी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे वर्णित की जा सकती है दोस्तों, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है दोस्तों वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। तो उसका नाम है दोस्तों न्यायिक प्रणाली में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यायिक प्रणाली में सुधार। तो उपर्युक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। अतः विकल्प जो सी है दोस्तों इसका अभिष्ट उत्तर है।
नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो याद रखना है दोस्तों, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है दोस्तों विकास का भारतीय मॉडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी यानी पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा था सतत आर्थिक विकास, उससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पोषकीय पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो याद रखना है, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता तथा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंध करना है। UNWTO द्वारा पोषकीय परिवर्तन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया जो निम्न है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो इकोनॉमिक वायाबिलिटी है दोस्तों, स्थानीय समृद्धि है यानी लोकल प्रोस्पेरिटी है, रोजगार की गुणवत्ता है यानी एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी है, सामाजिक समानता है यानी सोशल इक्विटी है, आगंतुक पूर्ति है यानी विजिटर फुलफिलमेंट है, स्थानीय नियंत्रण है यानी लोकल कंट्रोल है, सामुदायिक भलाई है यानी कम्युनिटी वेलबींग है, सांस्कृतिक समृद्धि यानी कल्चर रिचेज है, भौतिक अखंडता यानी फिजिकल इंटीग्रिटी है, जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, संसाधन दक्षता यानी रिसोर्स इफिशियंसी तथा पर्यावरणीय शुद्धता यानी एनवायरमेंटल प्योरिटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें किसमें वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर के रूप में उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो इसके फैक्ट्स को डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब जब नीति आयोग की कोई और रिपोर्ट आएगी तब मैं उससे रिलेटेड जो सवाल होगा मैं उसको आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है गुजरात। तो ये सब करंट से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण इसका दिया गया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूर्ति करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित
की जा सके। इस प्रकार प्रसंगत कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो वह है दोस्तों समपोषणीय विकास की परिभाषा है यह। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रेचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव वैज्ञानिक पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रूडलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर के साथ हुआ। समपोषणीय विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। तो ये सारे के सारे डिफिनेशन आप मेंस के एग्जाम में भी लिख सकते हैं दोस्तों। मेंस के एग्जाम में अगर लिखने के लिए आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप यहाँ से उठाकर इससे लिखेंगे कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। वैसा जो विकास कहलाएगा दोस्तों वह सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो वह सिद्धांत है दोस्तों धारण क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सतत विकास का आधार क्या है? तो याद रखना है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस क्या है दोस्तों? तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण। तो सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 के वैज्ञानिक रेचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव वैज्ञानिक पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के प्रकाशन के साथ हुआ। सतत विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। नेक्स्ट है, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। तो सतत आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोस्तों जो है यह घटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक संसाधन यानी ए। नेक्स्ट है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का जो स्तर होगा दोस्तों उसे एक सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बताया गया कि सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज के लोगों के बीच क्या क्या होना चाहिए? तो एक साझा समझ होनी चाहिए लोगों के बीच, परस्पर सहयोग होना चाहिए, साझा मूल्य आदि होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, साझी पहचान की भावना होनी चाहिए और अंतर वैयक्तिक संबंध भी होना चाहिए दोस्तों। और ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नीमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है। आर्थिक यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आर्थिक होना चाहिए। टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। तो यह राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों नीमराना।
नीमराना राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिया गया है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचयन कर पाते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचयन कर पाते हैं, यह बात गलत है दोस्तों। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, यह बात भी सही है दोस्तों। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है गोचर धन का संचय हो जाता है, यह भी बात गलत है। और अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 4 इसमें जो है करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो IAS पीडी में पूछा गया दोस्तों 2018 में, तो विभिन्न स्टेट PCS में भी इसकी पूछे जाने की संभावना है। तो मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ एवं क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को समान श्रमिक से एक अधिक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियां कौन कौन सा ज्ञान, नैतिक, बौद्धिक संपदा आदि का संचयन होता है। यद्यपि मानव पूंजी निर्माण से गोचर संपत्तियां भी बढ़ती है और व्यक्ति अधिक पूंजी का संचयन कर पाने में समर्थवान भी हो जाता है, परंतु यह मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया न होकर उसका परिणाम है। अतः प्रश्न के संदर्भ में केवल कथन 2 और 4 ही सही है। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, तो अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, यह भी जरूरी है। कृषि का पुनरुद्धार, यह भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तक संसाधनों एवं सुविधाओं की पहुंच से है। अतः प्रश्नगत A, B, C तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से जो है दोस्तों समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा दोस्तों। तो इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो यह अग्रसारित किसको करता है दोस्तों, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, यह अग्रसारित करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है: कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि आदि। नेक्स्ट है निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो उस आर्थिक सर्वेक्षण का नाम है दोस्तों 2011-12। 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो समावेशी शासन के अंग कौन से कहे जा सकते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दिया गया 2, 3 और 4, यानी सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति संगठित करना, यह भी कहलाता है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, यह भी कहलाता है। और दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ये सब के सब जो हैं दोस्तों, यानी 2, 3, 4, इसे समावेशी शासन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो समावेशी शासन से तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए। सभी जिलों में प्रभावशाली जिला समिति की स्थापना करना,
जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना तथा मध्याह्न भोजन योजना को सशक्तिकरण प्रदान करना समावेशी शासन के अंग है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने को समावेशी शासन का भाग नहीं माना जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट है, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकता है? पहला है स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सहायक साबित हो सकता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, यह भी बात बिल्कुल सही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभों को समान रूप से पहुंचाने से, विशेषकर इसका उद्देश्य निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में जहां स्वयं सहायता समूह यानी SHG ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना प्रत्यक्ष रूप में सहायक हो सकते हैं, तो वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबकों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और तदनुसार समावेशित वृद्धि को पोषित करेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के संबंध जनांकीय यानी डेमोग्राफी संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है क्या दोस्तों? निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है 2, 3 और 1, यानी उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर पहला। दूसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु के साथ लास्ट में आएगा कौन सा दोस्तों? तो निम्न मृत्यु के साथ निम्न जन्म दर, यानी इसका आंसर दिया गया है 2, 3 और 1। तो याद रखना है दोस्तों आपको, आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की 4 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं हैं। प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। द्वितीय चरण में विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर ऊंचे होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीय अवस्था में राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। चौथी अवस्था में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 2 महत्वपूर्ण चैप्टरों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।